हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द किरोसा नर्सिंग एकेडमी। तो बहुत ही स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज आया है कि बहुत ही ज्यादा उनको डर लग रहा है, पूरे साल उन्होंने पढ़ाई नहीं की है और कैसे एग्जाम को क्रैक करें। एकदम से ही आपकी डेट यहाँ पे अनाउंस हो गई कि भी जेएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो अब तो एग्जाम सर पे आ गए और इस चीज से आपको बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि आप पर्टिकुलर एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करें और कौन सी ऐसी ट्रिक या ऐसा कौन से मेथड्स वगैरह हम यहाँ पे यूज करें जिससे हमें जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ ही साथ में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किरोसा नर्सिंग एकेडमी है ना, आपके लिए लाई है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर यूट्यूब के अंदर क्लासें, जिसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह है उन सब्जेक्ट की ईच जो क्लास वगैरह है, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, बायो साइंस है, ये बिहेवियरल साइंस है, उससे रिलेटेड जितने भी टीचर्स वगैरह हैं वो आपको जो भी सोल्ड पेपर है ना 2021 से लेके 2025 तक के वन बाय वन एक एक जो सोल्ड पेपर है वो आपको क्या करवाएंगे, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में क्या करवाएंगे, आपकी प्रिपरेशन करेंगे। तो डेफिनेटली आपको चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जब किरोसा नर्सिंग एकेडमी आपके साथ हो तो आपको घबराने की कोई बात है ही नहीं, है ना चिंता करने की जरूरत है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका रहेगा फाउंडेशन ऑफ द नर्सिंग पेपर, जो कि थर्ड रहता है आपका। और सबसे पहला अगर आज अपन बात करते हैं कि मॉडल पेपर आपका जो कि आपका सोल पेपर है, सोल पेपर के अंदर सबसे पहला अपना रहेगा कौन सा, 2021, है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले हम 2000 है ना 2021 मतलब 2021 के सोल पेपर के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर आंसर किस तरीके से पुटअप किया जाएगा, आपको कौन कौन सी स्टेज ही आपको क्या करनी है, फंडामेंटल के अंदर क्या करनी है, वहां पे यूज करनी है। तो उसी तरीके से किरोसा नर्सिंग एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको ईच सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं बात करता हूँ बायो साइंस है तो यहाँ पे रवि सर है, ठीक है, और बिहेवियरल साइंस है तो यहाँ पे मुकेश सर है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर आपको यहाँ पे सोल्ड पेपर जितने भी हैं 2021 से लेके 2025 तक के सारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं 2021 के अगर सोल्ड पेपर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पता है कि भाई आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें काफी स्टूडेंट को पता रहती है कि भाई यहाँ पे 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का यहाँ पे क्या आपका पेपर है। इसके अलावा बात करते हैं मार्क्स कितने आपके यहाँ पे 75 मार्क्स है। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट क्लास जेएनएम की फर्स्ट क्लास की जो गाइडलाइन वगैरह है उसके अंदर डिस्कशन कर रखा है कि आपके कौन से पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, आपको किस तरीके से क्या है यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह करनी है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने गाइडलाइन के अंदर बता रखा है। आज का सेशन जो हमारा रहेगा कि आपका जो 2021 का जो पेपर है वो 2021 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके अंदर क्या क्या आंसर दे रखे हैं और आपको किस तरीके से वहां पे आंसर लिखना है। सेक्शन आपको पता है कि भी 3 सेक्शन के अंदर पेपर आता है, सेक्शन नंबर ए, बी और सी। चलो ठीक है, वन बाय वन अपन बात करते हैं। तो वन बाय वन अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पे किरोसा नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग चल रही है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कम से कम जेएनएम फर्स्ट ईयर के 5 यहाँ पे सोल्ड पेपर करवाए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, सभी विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि भी जो भी आप सोल्ड पेपर एक्सप्लेन करते हैं सर, है ना, तो किरोसा नर्सिंग एकेडमी की तरफ से जो भी सोल्ड पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन विद आंसर मिलने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो टेलीग्राम है ना, किरोसा नर्सिंग एकेडमी के नाम से है, ठीक है, तो वहां पे आपको यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाके क्या करें, उसकी पीडीएफ जो है वहां पे डाउनलोड कर लें। तो आपको जितने भी मॉडल पेपर है ना, उसके ईच ईयर के जितने भी मॉडल पेपर उसके क्वेश्चन विद आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको यहाँ पे 5 सोल्ड पेपर करवाए जाएंगे 2021 से लेके 2025 तक के। अब सबसे सबसे बेहतरीन बात, सबसे क्लासिक, है ना, जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट रहने वाली है, क्या है, फाइनली द कंबाइंड मॉडल पेपर। मतलब किरोसा नर्सिंग एकेडमी आपके लिए एक सिंगल जो आपका मॉडल पेपर लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर ऑल ओवर
जितने भी ईच सब्जेक्ट्स है, उन ईच सब्जेक्ट्स के अंदर, उनके ईच सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पूरे सिलेबस है ना, होल होल सिलेबस के अंदर क्या क्या आपके क्वेश्चन मेथड बनते हैं, मतलब जितने भी यूनिट है ना, उन यूनिट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन विद आंसर है ना, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोशन नर्सिंग एकेडमी बहुत ही जल्द आपके लिए एक यहाँ पे मैराथन क्लास रखी जाएगी, जो कि आपका 4 to 5 आवर्स तक आपकी ये मैराथन क्लास चलेगी, जिसके अंदर पर्टिकुलर ईच सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी आपके मॉडल पेपर्स है, वो किरोसन नर्सिंग एकेडमी आपको सिलेबस वाइज है ना, आपके आंसर वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। तो डेफिनेटली आप चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है ना, हमारा साथ है तो डेफिनेटली आपको हर एग्जाम यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, क्रैक कराएंगे, वो भले ही आपका जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, और साथ ही साथ में आपका कंपेटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो चिंता वाली बात नहीं है, आप हमारे सेशन पे बने रहिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि देखो, स्टूडेंट को अगर कम समय के अंदर अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो कम से कम थोड़े बहुत पॉइंट तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस, तो सबसे पहले आपको क्या है ना, सिलेबस पता होना चाहिए। उससे क्या मतलब होता है कि आपको ये पता होगा ना कि भाई 12 यूनिट है ना, 11 यूनिट है या 12 यूनिट है, तो यूनिट वाइज आपको ये पता चलेगा कि कौन से यूनिट के अंदर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कितने मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उससे क्या है, आपको वेटेज पता चलेगा, कि भी कितने क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, कितने क्वेश्चन 12 नंबर के, या कितने क्वेश्चन जो है 8 नंबर के हैं। तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग उस यूनिट पे आप अपना समय दोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो सबको पता है कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप अपना जो टाइम स्पेंड है उतना ही करोगे ना, जितने नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आप ज्यादा तो टाइम वहां पे एक्स्ट्रा नहीं दोगे। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ वाइटल साइन, तो वाइटल साइन के अंदर डेफिनेटली आपको टाइम क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो वाइटल साइन में अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भी आप वहां पे वेटेज पॉइंट क्या यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द यूनिट है ना, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा क्या कह रहा है ना, इसके अलावा क्या कह रहा है, यूनिट वेटेज नंबर मतलब हर यूनिट के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको क्या है पता चल जाएगा। जैसे कि अगर अपन 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी मॉडल पेपर करवा रहे हैं ना, तो धीमे धीमे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जो पर्टिकुलर यूनिट है वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या कह रहा है, कंसाइज द सिलेबस। कंसाइज द सिलेबस का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं बात कहूँ कि कम्युनिकेशन है, तो यू नो वेरी वेल कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस याद कर लिया या पूरा का पूरा कंटेंट याद कर लिया। अब आप क्या करते हैं, उसको कंसाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं एक छोटे से एग्जांपल में, कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो अल्टर कैसे हो सकता है, अल्टर कैसे हो सकता है, मतलब चेंज कैसे हो सकता है ना, क्या क्या फैक्टर्स है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है ना। तो आपका कीवर्ड्स क्या हुआ, एज हो गया, जेंडर हो गया, क्या हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, या फिर एनवायरमेंट हो गया, या फिर आपका मेडिकेशन हो गया। ठीक है, या फिर अपन बात करें क्या, हार्मोन वगैरह हो गया। तो इसका मतलब आपको पता चला ना कि भाई पर्टिकुलर कीवर्ड्स अपने को याद में रखने होते हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो तो चीजें आपको पता ही है कि भाई आप कैसे लिख सकते हो, इतना तो आपको आइडिया हो जाता है। तो आपने को क्या करना है, जितना भी फंडामेंटल है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको सिलेबस के अनुसार सारी चीजें आपने पढ़ ली है। अब आप क्या करें, ईच वन यूनिट के अंदर जितना कंटेंट पढ़ा उसका सिर्फ की पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि मेन एग्जाम के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब ये पॉइंट याद रहते हैं, तो आपको क्या है, इस पॉइंट के बिहाफ पे आपको क्या करना है, वहां पे आंसर लिखते जाना है ना। तो आपको क्या है ना, देखो मेन हेडिंग और हेडिंग है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसने कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेपर का पैटर्न ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है ना। गाइडलाइन के अंदर मैंने आपको पेपर बता रखा है कि भी जो 3 सेक्शन के अंदर पेपर आता है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर भी 4 सेक्शन होते हैं, और उसमें से 1 लाइनर के क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, मैच द फॉलोइंग वगैरह, और ट्रू एंड फॉल्स वगैरह। अगर अपन बात करते हैं कि भाई फिर उसके बाद सेक्शन बी नंबर है,
ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी के अंदर कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको पता है कि भाई जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि मैं बात करूं एमसीक्यू आ गया, या फिर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ गए, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह आ गया, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, या फिर क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये आइडिया तो हो गई, जैसे भी आपने सोल्व पेपर तो देखा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको पता चल रहा है ना, जैसे कि मान लो शॉर्ट नोट है, तो शॉर्ट नोट आपके 5 नंबर 6 नंबर के आते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, 1 से 1.5 से एवरीथिंग मान के चलो आप, हाँ 1.5 से 2 पेज आपको क्या करने होते हैं, फिल करने होते हैं, तब आपको जाके क्या नंबर मिलते हैं, 5 में से 5 पूरे मिलते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। और हम आगे जब पेपर डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि भी जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको कंटेंट कितना लिखना है, या कितना मैटर उसके अंदर दे रखा है, कितने नंबर के दे रखे होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन वेटेज और सिलेक्शन चॉइस। सिलेक्शन चॉइस का मतलब ये होता है कि देखो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब जब आप कोई भी पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको सिलेक्शन चॉइस बहुत ढंग से करना। जैसे कि मान लो आपसे मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, अब आपको पता है कि 2 क्वेश्चन पूछे मान लो मैंने, और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन ये बात है कंटेंट आपको याद नहीं आ रहा मान लो, ठीक है। और सेकंड नंबर के अंदर क्या लग रहा है कि हाँ यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। तो आप हमेशा बात ध्यान रखें, सिलेक्शन चॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जिसके अंदर कंटेंट लिखना नहीं आ रहा, वो क्या करेंगे फिर उसको आधा लिख के छोड़ देंगे और पेपर को खाली छोड़ देते हैं। तो देखो एक बार मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक बार पेपर खाली छोड़ देते हैं, है ना, और आप सोचते हैं मैं वापस आके लिखूं, तो वो वैसा आप नहीं लिख सकते। इसलिए सिलेक्शन चॉइस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो उसी समय लिखना है, खाली जगह नहीं छोड़नी है। या काफी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पीटीओ, प्लीज पेज टर्न ओवर, है ना, इस तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी अपने को फॉलो नहीं करनी, वो बिल्कुल बेकार लगती है, ध्यान रखें। इसलिए आप पहले से डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसका आंसर जितना हो सकता है आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं उतना आप एफर्ट डालें। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात यही होती है, क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो सबको ये लगता है कि भाई फंडामेंटल का पेपर तो वैसे भी क्या आता है, बहुत आसान आता है। बिल्कुल पेपर बहुत आसान आता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है टाइम मैनेजमेंट। हर स्टूडेंट से टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर आपको कंटेंट क्या लिखना पड़ता है, बल्क में लिखना पड़ता है, मतलब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो आपको क्या लगता है कि 3 आवर्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब टाइम को साथ को मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये और सबसे स्पेशली पॉइंट है आपका बी सेक्शन और सी सेक्शन, इसमें तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ टू आंसर इट। देखो आंसर देने का तरीका है, आंसर देने का तरीके क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं लेबलिंग डायग्राम, है ना, यू नो वेरी वेल लेबलिंग डायग्राम। तो लेबलिंग डायग्राम के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं मान लो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया ना, डिफरेंट डिफरेंट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल डायग्राम। अब इसमें क्या है देखना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल डायग्राम क्या है, जैसे कि मान लो आपने एक यहाँ पे राउंड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया आपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपने क्या किया यहाँ पे, टाइप्स के इसके अकॉर्डिंग ऐसे बना दिया। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, वर्बल कम्युनिकेशन, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, है ना। तो आप इस तरीके के लेवलिंग डायग्राम का यूज करें, ठीक है। जैसे जहां पे भी क्लासिफिकेशन पूछा जाए, टाइप्स पूछे जाए, फैक्टर पूछे जाए, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, तो वहां पे इस तरीके का आप ग्राफिंग का इस्तेमाल करें। अगर अपन चलो और भी बात करते हैं, और क्या क्या ग्राफिंग हो सकता है यहाँ पे, तो देखो और भी अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैपिंग बना सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया, मेन हेडिंग लिख दिया आपने यहाँ किया क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्बल, यहाँ पे क्या आ गया, नॉन वर्बल, और यहाँ पे क्या क्या,
थेरेप्यूटिक। तो आप इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्राम्स है, जो लेवल डायग्राम्स है, उसका यूज करें ताकि पेपर क्या हो सके, यहाँ पे फिल हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइटिंग। बिल्कुल, राइटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बात ध्यान रखें। देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या है, आपका जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, जितनी आपकी राइटिंग अच्छी होगी, उतना ही आप क्या है वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे तो नंबर आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा गेन होंगे। हाँ, राइटिंग मैं मानता हूँ बिल्कुल भी कि आपकी राइटिंग आगे जाके बिल्कुल क्या हो जाएगी, यहाँ पे खराब हो सकती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम देखो स्टार्टिंग के अंदर आपको राइटिंग थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। लिखना तो पड़ेगा, कोई स्टूडेंट अगर लिख के याद करता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ना, कि उसको कंटेंट हमेशा क्या है, याद रहता है। अगर वो सोचता है कि भाई नहीं मैं ऐसे पढ़ लूं, है ना, पढ़ के याद कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको याद तो करना, आप जो याद कर रहे हैं उसको लिखना तो पड़ेगा। जितना आप लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग सही होगी। और राइटिंग फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमेशा ध्यान रखना। जितनी राइटिंग अच्छी लिखोगे आप, उतने ही आपके मार्क्स बहुत अच्छे लगेंगे, है ना, बहुत अच्छे गेन होंगे, है ना। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ भाई इसने प्रेजेंटेशन अच्छा वगैरह दिया है और राइटिंग बहुत अच्छी लिखी है, तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन बनता है यहाँ पे। इसके अलावा क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मान लो जैसे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या है किसके अंदर आपको क्या करना है कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। भाई जैसे डेफिनेशन लिख दिया आपने, फिर टाइप्स लिख दिया, एक एक टाइप को क्या करना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे जैसे आप एक एक टाइप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस एक टाइप के अंदर आप क्या करोगे, एक लाइन को छोड़ दोगे, फिर दूसरा टाइप लिखोगे। इसके अलावा ब्लैक पेन और जो ब्लू पेन है उसका आप क्या करो, यूज करो। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, है ना, तो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं मान के चलो, देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत इस तरीके से जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन आप यूज करो, है ना, तो स्टार्टिंग में तो आप ब्लैक पेन ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, गैप दे सकते हैं। लेकिन आगे जाके थोड़ा बहुत तो मतलब जो काम है वो खराब होगा, मैं मानता हूं। लेकिन आप कोशिश करें कि भाई आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, है ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन दें अपना, ताकि थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर क्या है, जो इंप्रेशन है वो अच्छा सा बन सके। तो उससे क्या है कि जो नंबर गेन की कैपेसिटी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलो, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि भी जो भी आपका पेपर होता है वो 4 सेक्शन के अंदर बटा होता है ना, सॉरी 3 सेक्शन के अंदर बटा, टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर ए, यहाँ पे सेक्शन नंबर ए है, तो सेक्शन नंबर ए के अंदर यहाँ पे आपका क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। सेक्शन नंबर बी के अंदर इसके अंदर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। क्या आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स आएगा। फिर क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात क्या कह रहा है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि द पल्स प्रेजेंट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो क्या होगा देखें, पल्स डेफिसिट, साइनस पल्स और बाउंडिंग पल्स और स्लो पल्स। तो बिल्कुल पल्स प्रेजेंट रेगुलर इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे पल्स साइनस पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनस पल्स। हाँ ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बोलता ना इरेगुलर पल्स, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, पल्स डेफिसिट बोलते हैं। तो आपने को क्या करना है ना कि भाई जो भी चीजें हैं, जो भी एमसीक्यूज वगैरह हैं, वो आपको क्या करना है, ऐसे ही सटीक आपको क्या करनी है, याद करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अपनी कॉपी के अंदर आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर का आंसर नंबर 1, तो आपको यहाँ पे बी अगर आप लिख रहे हो, जैसे कि आंसर नंबर बी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी लिखो आप, लेकिन उसके आगे आंसर लिखो जरूर। ये देखो, ये आपका प्रेजेंटेशन को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट बी लिख के क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कर रहे, है ना, आपके पास समय होता है, इतना तो समय होता है कि आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज नॉन एज। ठीक है, तो क्या बोलता है अपन इसको, फार्मेकोकाइनेटिक, एडवर्स इफेक्ट, फार्मेकोडायनेमिक या इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, केमिकल इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, फार्मेकोडायनेमिक कहलाता है। काइनेटिक के अंदर तो क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एस्किरेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर नंबर आपका सी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्स प्रेजेंट रेगुलर इंटरवल इज द पल्स डेफिसिट, साइनस पल्स, बाउंडिंग पल्स या स्लो पल्स। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या है आपका, यह रहेगा बी। बी आंसर रहेगा ये, आई थिंक शायद। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
नेक्स्ट, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखें क्या कहना चाहता है, एक टेबल स्पून है ना इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, है ना 15 ml होता है। अगर मैं बात करूं एक टी स्पून, तो टी स्पून कितने बराबर होता है, 5 ml। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या कहना चाहता है, टेबल स्पून, तो टेबल स्पून कितना होता है यहाँ पे, 15 ml होता है। कितना होता है, 15 ml। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे अपना, 15 ml हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेक्टल टेम्परेचर एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। मतलब आपको यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर और एक्सिलरी टेम्परेचर में क्या बताना है, आपको डिफरेंट बताना है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, 2 फ़ारेनहाइट। क्या बताना है, 2 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस होगा तो कितना डिफरेंट होगा यहाँ पे, 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो बहुत आसान ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्लियरली वहां पे पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन लिखा, जो बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है उसका आंसर आपको बीच में क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ग्रेडिंग ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर आर फ्रॉम द डिग्री टू सेल्सियस। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान श्रेणी कहां से कहां तक का होता है, तो अपन बात करते हैं 35 टू 42। कितना होता है, 35 टू 42। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्केल यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियस। मतलब व्यक्ति कॉन्शियस लेवल पे, मतलब जिंदा है या नहीं, उसका चेता है कि नहीं है, मतलब वो आपको रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपन कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जीसीएस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लास्को कॉमा स्केल, किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, ग्लास्को कॉमा स्केल, जो कि आपने देखा होगा वहां पे ईवीएम है ना, आई मूवमेंट, वर्बल मूवमेंट और मोटार रेस्पॉन्स। तो इसके अंदर नंबर दे रखे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर कैसे दे रखे होते हैं, 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिस स्कोर के बारे में है ना, आपसे इतने लिखना है कि भाई जिस स्केल अपन क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। फटाफट रीड किए और फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्चार्ज प्लानिंग स्टार्ट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। डिस्चार्ज प्लानिंग एडमिशन के समय ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल वहां पे ही पता चल जाता है कि भी पेशेंट को हम कब तक क्या डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ट्रू। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड द स्टरलाइजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या आप उबाल, मतलब नुकीले जो उपकरण होते हैं, क्या आप उसको क्या करते हैं, उबालते हैं, है ना। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंट बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। बिल्कुल, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, है ना, इज इक्वल टू द पल्स प्रेशर। जैसे कि मैं बात करूं, है ना, जैसे कि बात कर रहे हैं, है ना, 120/80, तो ये कितना हो गया, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ट्रू। बिल्कुल क्या होता है, ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग इज द एपनिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा आंसर क्या यहाँ पे गलत होता है, एपनिया नहीं होता है, यहाँ पे आंसर क्या होता है, डिस्निया होता है। ठीक है, लेकिन अपने को ये आंसर पुटअप नहीं करना, ध्यान रखना, आंसर अपने को यह पुटअप करना है कि भाई ये सही है या गलत है। क्या क्या है, आपको ये बताना है कि ये भी सही है या गलत है। तो बिल्कुल ये क्या है, आंसर क्या है इसका, फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। हाँ, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या करना है आपको, जैसे कि दोनों ए सेक्शन और एक कॉलम ए या कॉलम बी आपको क्या लिखना है, एक साथ लिखना है, और उसके आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग बताना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, ब्लैंकेट बेड इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, गठिया के अंदर, है ना, रूमेटिज्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन का मतलब क्या होता है, वाइटल साइन होता है। ठीक है, तो वो इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैप लाइन बैंडेज, तो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपन, हेड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, राइगर मोटिस। राइगर मोटिस का मतलब क्या होता है, डेथ। क्या होता है, मतलब डेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप के मैच द फॉलोइंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेक्शन नंबर बी। क्या है, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर क्या कहना चाहता है, देखो कि यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, मतलब 6 में से आपको कितने करना है, यहाँ पे एक तो 5 करना है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो वर्ड आपको लिखना है, कितने लिखना है ना, 100 से 120 आपको क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ड लिखना है। अगर मैं आपको एवरेज मान के चलूं, तो लगभग आपको क्या करना है, एक एक मतलब मिनिमम एक पेज
मिनिमम एक पेज, ठीक है, और मैक्सिमम 8 पेज आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कम्युनिकेशन या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा संचार है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं भाई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अपन कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है भाई, सेंडर और जो रिसीवर होता है, आपको पता होगा भाई सेंडर और रिसीवर वगैरह होता है, और बीच में क्या होता है यहाँ पे चैनल वगैरह होता है। तो जो भी सेंडर वगैरह होता है वो क्या करता है, मैसेज को भेजता है ना, और अगला पर्सन जो रिसीवर होता है उसको मैसेज को क्या करेगा, समझेगा और वापस उसका क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक एक कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन क्या एक मेथड है जिससे अपन क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द टू पीपल्स, मतलब दो लोगों के आपस के बीच में, है ना, इंटरेक्शन करवाना, है ना, या अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ना थॉट्स या फीलिंग्स के बारे में जाने या अंडरस्टैंडिंग करे, या वो क्या कहना चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, वर्बल है और नॉन वर्बल है और थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है। तो देखो वर्बल के अंदर तो क्या आ रहा है, वर्बल के अंदर क्या आ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वर्बली आप क्या कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं कि भाई व्यक्ति से फोन पे बात करना या फेस टू फेस अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे क्या अगला व्यक्ति वापस रिप्लाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन, दैट इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन। तो जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर अपन बात कर रहे हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि भाई सबसे पहले जो सेंडर होता है ना, वो मैसेज को क्या करता है, यहाँ पे एनकोडिंग करेगा, क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा। फिर वो मैसेज जो है, वो मैसेज जो है ना, वो जो मैसेज है वो किसी ना किसी जो चैनल है, वो चैनल से क्या होगा यहाँ पे, चैनल से क्या होगा, सेंड होगा। चैनल कोई भी हो सकता है, चैनल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि बात करें मल्टीमीडिया वगैरह हो गया, क्या हो गया, मल्टीमीडिया वगैरह हो गया, है ना, जैसे कि अपन बात करते हैं सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया मतलब सोशल मीडिया वगैरह हो गया, या चैट वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर लेटर वगैरह हो गया। तो आप कोई भी सोर्स से क्या कर रहे हैं, व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रिसीवर है, क्या है, रिसीवर। तो रिसीवर वापस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, क्या करेगा, डिकोड करेगा, मतलब मैसेज को पढ़ेगा और वापस इस पर्सन को क्या देगा, फीडबैक देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फीडबैक, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कह रहा है, यहाँ पे टाइप्स है, तो टाइप्स के अंदर तो वर्बल है, तो वर्बल क्या है, व्यक्ति बोल कर बताएगा, बात करके बताएगा। नॉन वर्बल के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति जो फेशियल एक्सप्रेशन देगा आपको यहाँ पे, है ना, या कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन है, या तो उसके जो फीलिंग्स वगैरह है, ठीक है। और जैसे कि गेस्चर है, गेस्चर मतलब इमोजी वगैरह दिखाना, या आप कोई भी चीज से बिना बोले क्या करोगे, कोई हाथों से एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। फिर क्या कह रहा है, थेरेपेटिक है, तो थेरेपेटिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। थेरेपेटिक आता है नर्स बिटवीन पेशेंट, नर्स बिटवीन पेशेंट, कि भाई नर्स बिटवीन द पेशेंट किस तरीके से थेरेपेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो नर्स होती है वो इंटरेक्शन फेस करती है, सबसे पहले पेशेंट से मिलती है, फिर कोलैबोरेशन करती है, फिर उससे बात करती है, फिर एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, फिर नॉर्मली उसका असेसमेंट करती है, फिर उसको डिजीज के कार्डिनल साइन के बारे में बताती है, या एबनॉर्मलिटी या नॉर्मलिटी के बारे में बताएगी, ठीक है। तो वो क्या करना है, कोलैबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन करना, और पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग को समझना, है ना, उसकी पेन की फीलिंग को समझना, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एक्चुअल में समझना। तो ये क्या है, एक फेज होती है जिसके अंदर क्या है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, जो पेशेंट और नर्स के बीच में देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि भाई आपको देखो बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि भाई क्या कहना चाह रहा है ना, क्या हमें यहाँ पे आंसर के अंदर पुटअप करना है। तो बेसिक चीजें पता होगी तभी आप आंसर क्या यहाँ पे लिख पाओगे। ऐसा आप सोचो कि भाई सारी चीजें आप मन से लिख दो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, डिफाइन कोल्ड एप्लीकेशन एंड डिफरेंट द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। तो देखो क्या, वो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति को क्या चोट आ गई,
है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई मसल्स के अंदर चोट आ गई, टेंडन के अंदर चोट आ गई, या खिंचाव वगैरह आ गया है ना, या व्यक्ति की कहीं पे मोच आ गई है, ऐसा तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली वहाँ पे हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन का यूज में करते हैं। ठीक है, बर्फ या गर्म जो पानी की थैली आती है उसका अपन क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये क्या करती है कि भाई आपके बॉडी के अंदर जो भी पेन इंटेंसिटी है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये दो मेथड होते हैं। अब क्या पूछा क्वेश्चन इसके अंदर कि भाई आप बताओ कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोनों में डिफरेंट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बात करूं कि भाई हॉट एप्लीकेशन है, ये क्या है आपका हॉट एप्लीकेशन है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किरोसा नर्सिंग एकेडमी में जो भी आपको मॉडल पेपर या सोल पेपर करवाए जा रहे हैं उसके जो भी आंसर है, तो आपके आपके यूट्यूब चैनल के अंदर टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जितने भी मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चन विथ आंसर है ना, जो आप मेन एग्जाम में लिख सकते हैं ना, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। तो वहां पे आप आराम से वहां से डाउनलोड करें और अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग के हिसाब से जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी आपसे अमाउंट वगैरह नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आराम से तैयारी कीजिए, बस आप प्यार और आपके विश्वास से ही किरोसन नर्सिंग एकेडमी है ना आपके लिए हमेशा नई नई चीजें लाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि प्राइमरी इफेक्ट है कि भी क्या क्या इफेक्ट होगा, वेसोडाइलेशन होगा, यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। फिर क्या कह रहा है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर टिश्यू मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इसके अलावा क्या क्या मेन क्लिनिकल यूज आप क्यों करते हैं उसको, और लास्ट में क्या कह रहा है, सपोर्ट प्रमोट द फॉर्मेशन, या जो हीलिंग पावर है उसको कम कर, है ना, हीलिंग पावर को बढ़ाना, या फिर क्या कह रहा है जो भी पेन इंटेंसिटी उसको क्या करना, कम करना। तो ये बेसिक क्या होता है, डिफरेंट होता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब देखो स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को पहले तो पढ़ता नहीं है, क्वेश्चन जो दिए रखा उसको ध्यान से पढ़ो। क्या कहना चाह रहा है, आपको ये कहना चाह रहा है कि एक योगी है जो अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्चार्ज प्लानिंग बतानी है। क्या बतानी है, डिस्चार्ज प्लानिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है ना, फिर आंसर दें। आपको ये नहीं पूछा गया है कि हॉस्पिटल के बारे में बताएं, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के बारे में बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और सेलेक्ट करें। हमेशा स्टूडेंट यही गलती करता है कि क्वेश्चन को पहले तो पढ़ता सही नहीं है, फिर जो उसको उसको ठीक लगता है, उसके जो मन में आता है वो आंसर वो वहां पे क्या कर देता है, पुटअप कर देता है। जैसे कि अगर मैंने आपको डिस्चार्ज ऑफ प्लानिंग पूछा, अब आप क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, या एडमिशन कैसा होगा हॉस्पिटल के अंदर वो बता रहे हैं। तो वो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है। आपसे तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में बताओ, बस दैट इज। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या चाहिए, फिजिशियन ऑर्डर। मेन जो फिजिशियन ऑर्डर है, जो फिजिशियन ऑर्डर निकालेगा कि हाँ इस पेशेंट को अब डिस्चार्ज करने की जरूरत है, और आप थोड़े समय के अंदर इसको क्या कर दो, यहाँ पे डिस्चार्ज कर दो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डिस्चार्ज प्लानिंग। अब डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर क्या, आप प्लानिंग स्टार्ट कर दो। क्या करोगे कि भाई जो भी फाइलिंग वगैरह आप कंप्लीट करोगे, है ना, जो भी फाइल वगैरह या रिपोर्ट वगैरह वो एक ही फाइल के अंदर सबमिट करोगे और डॉक्टर के पास भेजोगे, है ना, और डॉक्टर देखेगा कि भाई हाँ रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आ रही है। इसके अलावा पेशेंट वापस नॉर्मल है, उसकी बॉडी के कार्डियल साइन सही है, पेशेंट जो है एम्बुलेशन कर सकता है, मतलब चल सकता है और यूरिनेट कर सकता है ना, आसानी से पेशेंट जो है वो खाना वगैरह भी खा सकता है। तो मतलब आपको पता चला ना कि भी पेशेंट नॉर्मल है और आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ है ना, देखो फंडामेंटल में क्या है कि सिर्फ आपको परसेप्शन करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होने वाला है, आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो बेसिक बेसिक चीज है, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना होता है, सटीक आंसर देना होता है कि भाई आप बताओ ब्लड सप्लाई कौन करेगा, नर्व सप्लाई कौन करेगा, वेट कितना है ना, या लेयर कितनी है। तो वहां पे एग्जैक्ट देना होता है आंसर। यहाँ पे अपने को क्या फंडामेंटल में आपको की पॉइंट पता होने चाहिए। की पॉइंट पता होता है तो अपन काफी कंटेंट आसानी से लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कह रहा है बिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट करेंगे, बिलिंग वगैरह मतलब बिलिंग वगैरह करवाएंगे, पेशेंट एजुकेट करेंगे।
पेशेंट को एजुकेट क्या करेंगे अबाउट द डिजीज, अबाउट द मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन उसको यहाँ पे लेनी है। इसके अलावा क्या करना है कि भाई जो भी वापस रिपोर्ट वगैरह आपको क्या है, पेशेंट को वापस कब करानी है, या फिर अपने को वापस पेशेंट को क्या करवाना है, रीचेकिंग वापस कब करवानी है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, या पेशेंट को अपन क्या बताएंगे, डाइटरी पैटर्न के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, डाइटरी पैटर्न के भी, पेशेंट को डाइटरी पैटर्न कैसा रखना है या क्या क्या फूड इंटेक वगैरह करना है ना, उसकी हेल्थ किस तरीके से नॉर्मल रह सकती है। ठीक है, तो आप वहां पे पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉलो अप द अपॉइंटमेंट। फॉलो अप द अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि भाई पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया उसके बाद भी उसको बोलेंगे कि भाई आप 7 से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद में वापस आके क्या करें, विजिट करें और वापस रीचेकअप करवाएं। फिर क्या कह रहा है, फिजिकल एग्जिस्ट है ना, मतलब फाइनली आप क्या करोगे, फिर उसका डिस्चार्ज प्लानिंग वगैरह बना के फाइनली उसको क्या कर दोगे, वहां पेशेंट को डिस्चार्ज कर दोगे और रिहेबिलिटेट करोगे भी पेशेंट को पूरा, है ना, अच्छे से रिहेबिलिटेट करना, सारी चीजों के बारे में बताना, डिजीज के बारे में बताना, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में बताना, है ना, और वापस रीचेकअप कब करवाना उसके बारे में बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसके अंदर क्या है, बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके अंदर दे रखा है कि भाई आपको क्या करना होता है कि कम से कम जो 100 to 120 वर्ड्स आपको क्या यहाँ पे लिखने हैं। तो मान के चलो 1 से, है ना, 1 से 1.5 पेज तक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से मैंने टाइप लिखे हैं, इस तरीके से जो मैंने टाइप लिखे हैं, तो बस आपको वहां पे क्या इस्तेमाल करना है, लेबलिंग डायग्राम का इस्तेमाल करना है। किसका, लेबलिंग डायग्राम का आपको यूज में करना है। चलो आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्या कह रहा है, अब ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जैसे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपल सी बात है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। क्या है ये, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, के दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करना। अब ये आपके क्या है, अब यहाँ पे आपके क्या है, ये कीवर्ड्स है, ये क्या है आपके कीवर्ड्स है। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स को आप क्या करोगे, वापस चेंज कर दोगे किसके अंदर, वापस पहले तो लेबलिंग डायग्राम के अंदर। किसके अंदर, लेबलिंग डायग्राम के अंदर। फिर आप वन बाय वन अपन एक एक पॉइंट को लिखेंगे और आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो बात समझ में आई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट पेज होती है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज का मतलब ये है कि भाई पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं हुए उससे पहले पेशेंट के बारे में सारी डिटेल के बारे में जानना। देखो वन बाय वन, देखो कंटेंट क्या है अंदर का, वो सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। मेन हेडिंग पॉइंट क्या है ना, उस अपने आप अगर आपको उसके अंदर का की पॉइंट समझ में आ जाता है तो आप कंटेंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है प्री इंट्रक्शन फेज। पेशेंट से मिलने से पहले आप क्या करोगे, पेशेंट की फाइल को पूरा कंप्लीटली पढ़ लोगे। क्या नाम है उसका, कहाँ पे रहता है ना, एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है, और रिलीजन वगैरह क्या है, क्या पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ऑक्यूपेशन वगैरह क्या, उसके बारे में पढ़ लिया। ताकि मान लो आपको पता रहे कि भी पेशेंट की क्या कंडीशन। अब मान लो पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आपको पता ना भी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो क्या आप जाके वहां पे बात करने की कोशिश तो करेंगे ना, बात तो करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आप बहुत तेज तेज बोलने लग जाएंगे या हाथ मिलाने लग जाएंगे या उसको बोलेंगे बेड से उठ जाए यहाँ से, है ना, मेरे को तेरे से काम है या बात करनी है। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री लेने से पता चल जाता है कि पेशेंट की कंडीशन अभी क्या है। अब मैं आपको कहूं कि भी आपका जो पेशेंट है वो ओल्ड एज का है। किसका है, ओल्ड एज का। अब ओल्ड एज वाले पेशेंट में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वहां पे पेशेंस रखेंगे, है ना, आराम से बात करेंगे पेशेंट से। तो आपको पता चला ना कि भी पेशेंट कौन है आपके सामने। चलो, तो ये क्या है, प्री इंट्रक्शन फेज है। फिर क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज का मतलब आप अपने बारे में बताओगे कि भी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, है ना, और मेरा ये नाम है, मुझे आपकी जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है या वाइटल साइन वगैरह लेने हैं, है ना, या फिर पेशेंट को बताना है कि भी आपकी जो बीमारी है वो किस तरीके से ठीक हो सकती है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट आपको फॉलो करने हैं, आपको डाइटरी पैटर्न क्या लेनी है। ठीक है, फिर आप अपना भी अपने बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे, पेशेंट के
फीलिंग्स को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन को देखोगे, क्या आपसे वो बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा है पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, अच्छे से रिप्लाई दे रहा है, बात कर रहा है, इसका मतलब आपका आईपीआर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का अच्छा मेंटेन हो रहा है, तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और पेशेंट को जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है वो आप दे सकते हैं, या जो भी आपसे पेशेंट को जो कंसर्न करवाना है या सर्जरी करवानी है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, वर्किंग फेज। वर्किंग फेज का मतलब देखो फाइनली फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वर्किंग फेज के अंदर आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। काम करने का स्टार्ट का मतलब है ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। ट्रीटमेंट का मतलब कि भी आईएम इंजेक्शन देना है, आईवी इंजेक्शन देना है, ड्रग वगैरह देनी है, या उसको पेशेंट को उसके डिजीज के कंडीशन के बारे में या डिजीज के अवेयरनेस के बारे में आप क्या यहाँ पे बताओगे। ठीक है, तो दैट इज द वर्किंग पेज। ठीक है, इसके अलावा आप वाइटल साइन वगैरह लोगे, वापस फीडबैक लोगे कि वाइटल साइन नॉर्मल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, नॉर्मल है तो हम उसको क्या करेंगे, धीमे धीमे पेशेंट को केयर करके लास्ट टर्मिनेट फेज में लेके आएंगे। टर्मिनेट फेज के अंदर क्या होता है कि फाइनली हमें लग गया कि पेशेंट को जितना हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए उतना दे दिया है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट के लिए डिस्चार्ज प्लानिंग बनानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में बता दोगे कि आप टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं पेशेंट को, क्यों डिस्चार्ज कर रहे हो, कि पेशेंट नॉर्मल हो गया है। पेशेंट के लिए अपन फाइल वगैरह तैयार करवाएंगे, फिजिशियन का ऑर्डर वगैरह लेंगे, उसके बाद में पेशेंट को भी पूछेंगे कि भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएं, आप कोई प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्चार्ज नहीं करें। फिर भी क्या बता, क्योंकि क्या होता है कई बार होता है पेशेंट की खुद की रिक्वेस्ट आती है कि भी मेरे को डिस्चार्ज कर दो, तो अपने को ये थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना का पड़ता है कि भी पेशेंट खुद बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्या आपका टर्मिनेशन फेज है, जिसके अंदर क्या है अपन डिस्चार्ज प्लानिंग। तो हो गया आपका, क्या करेंगे अपन, डिस्चार्ज प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में क्या है, रिहेबिलिटेशन वगैरह आ गया, क्या आ गया, रिहेबिलिटेशन वगैरह, या लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपन कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द केयर ऑफ द टर्मिनली इल पेशेंट। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अब क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब क्या है ना, ऐसा ऐसा पेशेंट जो अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था का मतलब क्या है, पेशेंट के अंदर क्या है, क्रोनिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में है व्यक्ति। ठीक है, या मान लो पर्सन जो है बहुत ज्यादा एजेड है, क्या है मतलब एज के अंदर ज्यादा है, या फिर अपन मान लेते हैं पेशेंट को क्या हो रखा है, कैंसर वगैरह हो रखा है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे क्या करती है, जितने भी क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्रिटिकल कंडीशन में आप पेशेंट के लिए जो अपनी केयर है वो और भी ज्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या होता है फंडामेंटल के अंदर कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता चलता है कि भाई टर्मिनल का मतलब क्या है। तो टर्मिनल इल पेशेंट का मतलब यही होता है, देखो सबसे बड़ी बात है, कम से कम आपको यहाँ पे हिंदी में भी चीज दे रखी होती है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रीड करके समझ सकते हैं कि भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट की अंतिम अवस्था है, पेशेंट मरने वाला भी है, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, थोड़े समय तक जी सकता है, बाद में मर सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, मेन चीज यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल कंडीशन। क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अपने को क्या है, बेसिक बेसिक क्या क्या करना होता है, जैसे कि पेन मैनेजमेंट हो गया, क्या हो गया, पेन मैनेजमेंट। मेनली क्या होता है पेशेंट के अंदर, एजेड पर्सन के अंदर या कैंसर वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो अपने को पेन को कम करने के लिए अपन टर्माडोल का इंजेक्शन लगाते हैं नॉर्मल स्लाइन के साथ में स्लो इन्फ्यूजन में, तो पेन इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइजीन और कंफर्ट, बिल्कुल पेशेंट के लिए अपन क्या करेंगे, उसके हाइजीन वगैरह मेंटेन करेंगे, कंफर्ट रखेंगे पेशेंट को, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, मतलब दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। फिर ये आपका फेवरेट पॉइंट है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट, हमेशा आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है, पेशेंट से आप अच्छे से बात करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि आपकी जो डिजीज है वो इतनी भी ज्यादा गंभीर नहीं है, आपको पता है कि भी पेशेंट जा सकता है, जाने वाला है या कम समय है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि आप जाने वाले हो, है ना, बिल्कुल है, आप यही कहोगे ना कि हाँ आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, है ना, ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं अपन, रेगुलर चेकअप हो गया, रेगुलर चेकअप हो गया, आप पेशेंट को क्या करेंगे, एम्बुलेशन करवाने की कोशिश करेंगे, एम्बुलेशन 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 का मतलब क्या, पेशेंट को चलाना। ठीक है, आप पेशेंट को रेगुलर फीडिंग करवाएंगे। ठीक है, और रेगुलर फीडिंग के अंदर आप क्या करोगे, गुड न्यूट्रिशन, मतलब अच्छा से अच्छा आप क्या करोगे, खाना
दोगे, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी बनी रहे और रिकवरी होती रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा रेगुलर जो मेडिकेशन है, आप रेगुलर क्या करोगे, मेडिकेशन क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। आप उसको पेशेंट को दवाई के लिए कहोगे कि भाई ये दवाई लेता रहे और आपको ये ट्रीटमेंट हो जाएगा और जल्दी आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो क्या होता है, मेन हेडिंग और अंदर के आपको क्या याद होने चाहिए, जो आपके की पॉइंट है, बस ये चीज आपको याद होती है तो आप काफी चीजें क्या है वहां पे लिख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बोला, देखो अभी आपने लिखा ना इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लाइव लाइन डायग्राम बनाओगे। अच्छा, आप लोगों से पहले लाइव लाइन डायग्राम नहीं बनाए, पहले आप टाइप लिख दें या जो क्लासिफिकेशन आपने लिखा 1 by 1 पॉइंट, आप उसको फिर बाद में भी लाइव लाइन डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पेज फिल करना है ना, और वही वही चीजें मेंशन करनी है जो एग्जामिनर को लगता है कि भाई ये पॉइंट इस क्वेश्चन से क्या कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है। मतलब ज्यादा चीजें मन से इतने में नहीं लिखनी है भाई, ऐसा भी नहीं होगा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या है और आप आंसर कुछ और ही क्या लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बस थोड़ा सा इशारा चाहिए तो डेफिनेटली अपन आसानी से काफी कंटेंट क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड। भाई प्रिंसिपल मतलब देखो सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या करोगे इन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ना कि मान लो डॉग बाइट हो गया, पर्सन बर्न हो गया, पेशेंट डूब गया है ना, पेशेंट सडनली गिर गया है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, फर्स्ट एड के अंदर आते हैं। तो इसका प्रिंसिपल पूछा है, ना कि ये पूछा है क्या करोगे, ये ध्यान रखें बस। बात एक एक चीज पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसे कई आंसर आपके पुटअप करना है। मन से कुछ भी चीजें यहाँ पे मत सोचें कि भाई आपने फर्स्ट एड के बारे में पूछा क्या, नहीं, मैंने क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछे बस। तो आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। तो मैं आपको बात कहूँ, जैसे कि मैं बात क्या कह रहा, प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व लाइफ का मतलब सबसे पहले व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करनी है। तो जान बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लो व्यक्ति के अंदर ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग को रोकेंगे। फिर एयरवे, है ना, एयरवे मतलब व्यक्ति को ब्रीथिंग, मतलब एयर वगैरह ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है ना। इसके अलावा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा तो आपको क्या करना है, वहां पे ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करवाना है। फिर इसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब आप कैरोटीड आर्टरी से चेक करेंगे पेशेंट जिंदा है या मरा हुआ है ना, जिंदा है, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। पल्स वगैरह एब्सेंट है, रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो अपन सीपीआर वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो यही तो होता है क्या, फर्स्ट एड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यक्ति की जान बचानी हमारे सबसे पहला सिद्धांत होता है। फिर क्या कह रहा है, प्रिवेंट द वर्सनिंग। प्रिवेंट द वर्सनिंग का मतलब क्या है, प्रिवेंट साइन एंड सिम्टम्स। मतलब आपको लग रहा है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं या पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भी जो सिम्टम्स है वो एक्यूट से क्रोनिक में ना जाए। जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं आपको, मान लो एग्जांपल के पेशेंट एक बर्न हो चुका है, बर्न का मतलब पेशेंट जल गया है, ठीक है। अब पेशेंट जल चुका है तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट नहीं जले उसके लिए अपन हाथों हाथ क्या देंगे, पेशेंट को फ्लूइड देंगे। क्या देंगे, फ्लूइड देंगे, क्योंकि बर्न के अंदर क्या है, फ्लूइड की मात्रा बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एज पर प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन सी प्रायोरिटी बेस पे कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना है, ठीक है। कि भाई आपको ये कंडीशन होती है तो ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है। डॉग बाइट हो रखा है तो वॉश, जो आपके कपड़े धोने का साबुन होता है उससे वॉश करना है आपको, ठीक है। जो लीजा वायरस है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट बर्न हो चुका है तो बर्न होता ही पेशेंट को क्या है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, मान लो थोड़ा बहुत जला है तो आप क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे तो बर्न क्या हो जाएगा, जो भी इंटेंसिटी पेन इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्न हो रखा है, बहुत जगह बॉडी पार्ट क्या जल चुके हैं, तो आप हाथों हाथ क्या दोगे, उसको फ्लूइड चढ़ाओगे, है ना, जो आरएल वगैरह होता है ना, रिंगल लैक्टेट वगैरह फ्लूइड लगाओगे। फिर इसके अलावा अगर मान लो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल कम हो जाए, तो आप क्या करोगे कि भाई एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर मिला के उसको दे दोगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो भी कंडीशन है ना, जो सिम्टम्स है वो वर्स्ट कंडीशन ना हो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उनके सिम्टम्स को अपन सबसाइड करेंगे। और वाइटल साइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वाइटल साइन जो कार्डिनल साइन है उसको क्या रखेंगे, नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी से पता चलता है कि व्यक्ति बीमार है या नहीं है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी का मतलब वापस अपन उसके लिए क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह फॉलो कर दिया, वापस अपन उसको क्या करेंगे, पुरानी कंडीशन मतलब नॉर्मल अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखो कोई भी चीज आपको इस तरीके से समझ में नहीं आती है तो हमारी टेक्निकल टीम बैठी है और किरोसन सिंह एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है, और किरोसन सिंह एंड प्रेप के नाम से भी है, तो आप वहां पे जाएं और आपको कोई भी क्वारीज वगैरह होती है तो आप कांटेक्ट करिए, ठीक है, कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको वहां से अगर कोई भी क्वारीज नहीं आती है तो बेसिकली आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको अगर पूछना होता है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जितने भी आपके जो मॉडल पेपर या सोल्व पेपर है आपके क्वेश्चन विद आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, बस आप बने रहिए, आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी, अब देखो सेक्शन सी के अंदर क्या है कि आपका जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन आपका कितना रहेगा यहाँ पे 15 मार्क्स का रहेगा, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी टू, मतलब इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और करने कितने हैं आपको, 2 ही करने हैं। अच्छा मैं पेज फिलिंग की बात करूं तो पेज कितने फिल करने हैं, तो मिनिमम आपको कम से कम 2.5 से 3 पेज आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं ना, तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे यहाँ पे, 15 में से 12, 15 में से 11 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अब एक बात, एक स्पेसिफिक मैं चीज बताना चाहूंगा कि 15 मार्क्स को डिवाइड कैसे करेंगे। देखो एनिमा, अब एनिमा कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, ठीक है, जो मैंने आपको पहले से गाइडलाइन के अंदर बता रखा। फिर क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ द एनिमा, क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ द एनिमा। अब टाइप्स ऑफ द एनिमा है तो मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कितने नंबर का, 4 नंबर का, तो 2 + 4, 2 + 4 6, इसका मतलब कितने माइनस, अभी 9 मार्क्स बचे हुए हैं, तो क्या लिखना फिर, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द नर्स इन एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्या कहना चाहता है कि भाई आप ये बताइए कि एनिमा देते समय नर्स का क्या रोल होता है। चलो तो अपन बात करते हैं एनिमा के बारे में, एनिमा क्या है। हाँ, तो एनिमा एक क्या है, नॉर्मली एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। कौन से फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म में। कौन कौन सा होता है, हॉट और कोल्ड दोनों फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। पेशेंट को कैसे देंगे अपन, हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे, कैसी पोजीशन देंगे अपन, लेटरल पोजीशन दे देंगे, और पेशेंट को लेटरल पोजीशन दे के एनिमा को अपन किसके थ्रू देंगे, अपन रेक्टल के थ्रू। कैसे दोगे आप, रेक्टल के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये पता होगा ना कि भी एनिमा क्या है, ठीक है। तो एनिमा के बारे में कि भी एक प्रकार का इस तरीके का सॉल्यूशन होता है जो कि क्या करता है, बॉडी के अंदर, पर्सन के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास आउट नहीं होता, उसके लिए स्टूल को पास आउट करने के लिए अपन ये एनिमा का इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलो तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइप्स। अब टाइप्स के अंदर क्या है, एवोकेंट एनिमा है, हॉट एनिमा है, कोल्ड एनिमा वगैरह है, ठीक है, परगेटिव एनिमा है। तो आपको क्या होना चाहिए, 1 बाय 1 टाइप याद होने चाहिए, उसके बारे में 2-2 लाइन आपको क्या करनी है यहाँ पे मेंशन करनी है। अब देखो जो जो मैं आपको अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, मैराथन क्लास होगी आपकी जेएनएम फर्स्ट ईयर की, जिसके अंदर जितने भी आपके मॉडल पेपर है विथ आंसर, है ना, आंसर आपको इसी क्लास के अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, बस मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा। अभी हमारा मेन मोटो क्या है कि जितने भी सोल्व पेपर है वो आपको बताया जाए, क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे आंसर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है कि भाई क्या क्या रोल रहेगा। अब देखो एनिमा जब भी आप देते हैं तो क्या रोल रहता है कि पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर, लेटरल पोजीशन को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। पेशेंट को बोलना कि भाई ब्रीथिंग को होल्ड करे, पेशेंट को बोलना है कि भाई है ना फोर्स ना लगाए, पेशेंट को बोलना है कि भाई आप एनिमा दे रहे हैं, एनिमा से थोड़ा बहुत पेशेंट के स्टोमक के अंदर क्या है, कोई थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, या सडनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो क्रमाकुंचन क्रिया है वो बदल सकती है, ठीक है। या पेशेंट को बोलना है कि भाई एक ही पोजीशन पे लेटा रहे, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को बोलना है कि भाई पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं हो रही है,
इसके अलावा पेशेंट को ये बोलना है कि भाई आप एनिमा दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई स्टूल पास आउट सडनली नहीं करना है, आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, ठीक है। तो ये जो मेन चीजें हैं वो नर्स का क्या है यहाँ पे रोल रहता है कि भाई नर्स का क्या क्या रोल है, ठीक है, एनिमा देते समय। तो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होगी कि भाई एनिमा क्या है, तो डेफिनेटली आप उसका रोल ऑफ नर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज द प्रिंसिपल एंड मेथड्स द प्रिपेयर इन द प्री ऑपरेटिव बेड्स द साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो देखो कोई भी पेशेंट है तो आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के बारे में बायोडाटा ले लिया आपने, पेशेंट के वाइटल साइन चेक कर लिया आपने, ठीक है, पेशेंट को पूरा रोमिंग कर दिया है ना, ग्रूमिंग कर दिया, मतलब पेशेंट को जो भी ड्रेसिंग वगैरह जो एप्रॉन वगैरह होता है ना, जो भी उसका पेशेंट का गाउन वगैरह वो आपने पहना दिया उसको, ठीक है, पेशेंट के रिपोर्ट वगैरह देख लिया आपने, पेशेंट एनपीओ, एनपीओ का मतलब ये होता है पेशेंट ने कुछ खाया पिया तो नहीं है, ठीक है, तो वो आप चेक करेंगे। इसके अलावा जो इसके अलावा क्या कह रहा है, हाँ पॉइंट लिखा, हाँ ये लिखा, देखो लिखा हुआ है, सारे के सारे पॉइंट लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, जैसे थर्मो रेगुलर, जैसे कि प्राइमरी प्रिंसिपल है, प्राइमरी प्रिंसिपल के अंदर क्या है, पेशेंट प्रिपेयर, क्या करेंगे आप पहले तो पेशेंट प्रिपेयर करेंगे, पेशेंट की वाइटल साइन वगैरह आप क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे, पेशेंट के अंदर आप क्या करोगे उसकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करोगे, पेशेंट के अंदर आप क्या चेक करोगे, जो पेशेंट पेशेंट क्या है एनपीओ होना चाहिए, क्या होना चाहिए एनपीओ है ना, नन ऑफ, मतलब आप पेशेंट को क्या रात को कुछ भी खाया हुआ नहीं होना चाहिए है ना, भूखे पेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट की मेंटली हेल्थ कैसी है, मेंटली हेल्थ का मतलब समझ रहे हो ना, पेशेंट मान लो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा हो कि नहीं मेरे को तो ऑपरेशन करवाना नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी सी हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वहां पे सर्जरी नहीं करनी है ना, ये ध्यान रखें। क्यों, पेशेंट की बॉडी बहुत ज्यादा क्या करती है यहाँ पे हाइपर हाइपर रिएक्ट करती है, इसलिए अपने को पेशेंट को थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अंदर पेशेंट को साइकोलॉजिकल आपको क्या करना है यहाँ पे सपोर्ट करना है, क्या करना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। इसके अलावा पेशेंट को पहले से क्या करना है मेंटली प्रिपेयर करना है, क्या करना है मेंटली प्रिपेयर करना। तो बेसिक बेसिक चीजें होती है। फिर क्या कह रहा है थर्मो रेगुलेशन है ना, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना मेंटेन करना। इसके अलावा वहां पे जो ओटी का टेम्परेचर है, ओटी के टेम्परेचर को भी क्या करना मेंटेन करना। फिर क्या कह रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि आप इन्फेक्शन को रोकोगे है ना, कैसे रोकोगे कि भाई जो भी पेशेंट है उसको हाइजीन करने के लिए बोलेंगे, हैंड वॉशिंग करने के लिए बोलेंगे है ना, या आसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्राइल स्ट्राइल बैंडेजिंग वगैरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पेशेंट को है ना ऑपरेशन से पहले आप क्या करोगे उसको प्रिपेयर करोगे। तो उसके अंदर क्या करोगे पेशेंट को कंसर्न कंसर्न करोगे कि भाई हाँ ये सर्जरी करवा ले। फिर उसके बाद जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का मतलब क्या है, जो भी साथ में होते हुए उनको सिग्नेचर करवाना कि भाई अगर पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी होता है तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट पेशेंट की नॉर्मली जो डायमेंशन है, मतलब पेशेंट फिजिकली फिट है, मतलब फिजिकली सही है कि नहीं है, मेंटली सही है कि नहीं है, ठीक है, पेशेंट के वाइटल साइन नॉर्मल है या नहीं है, पेशेंट ने कुछ खाया तो नहीं है, ठीक है, या क्या कंडीशन है, कोई सर्जरी अपन क्यों कर रहे हैं उसका कारण क्या है, उसके लिए सारे का सारा क्या कहलाता है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहलाता है। फिर क्या कह रहा है जैसे अपन सर्जरी के लिए पेशेंट को जाते हैं तो अपन क्या चेक करते हैं वहां पे सर्जिकल चेकलिस्ट अपन यहाँ पे क्या करते हैं चेक करते हैं। सर्जिकल चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले है ना चेक वगैरह करोगे और अपने स्टाफ के साथ में कोऑर्डिनेशन करोगे कि भाई हम इस पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, इतना समय लगेगा, इसके अंदर ये वाइटल साइन होने चाहिए, ये पेशेंट की कंडीशन होनी चाहिए, या पेशेंट का ये ध्यान रखना, पेशेंट के अंदर यूरिन इतना आएगा, ये इतना नहीं आएगा, ये फ्लूइड आपको लगाना वगैरह वगैरह। ये सारे का सारी स्ट्रेटेजी होती है एक पेशेंट को क्या करना यहाँ पे प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू माइंड द पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले कह रहा है डिफाइन, तो 2 नंबर का। फिर क्या कह रहा है राइट डाउन द स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग,
तो मान लो ये 4 से 6 नंबर का। फिर क्या कह रहा है आपको, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन द मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। रोल ऑफ नर्स इन पर्सनल हाइजीन। अब देखो माइनस करो तो अपन ये मान लेते हैं 7 से 8 नंबर का, तो हो गया ना लगभग अपने कितने आ जाएंगे ये 15 मार्क्स का। तो आपको क्या करना होता है, ईच क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा गया है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कंटेंट कितना लिखना है, ये चीज का आपको क्या करना है, स्पेशली ध्यान रखना है। तो डिफाइन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, हमारी खुद की, है ना, क्या हमारी खुद की क्या है भाई, बॉडी की क्या करना, हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है ना, मतलब हैंड वॉशिंग वगैरह करना या स्नान वगैरह करना या क्लीन बॉडी को क्लीन वगैरह करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है ना, पर्सनल हाइजीन कहलाता है, ताकि अपन इन्फेक्शन से क्या कर सके, बच सके, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, स्टेप ऑफ द हैंड वॉशिंग। तो स्टेप ऑफ द हैंड वॉशिंग के अंदर क्या आता है, क्या आता है, सफ मेन के, है ना। तो इसके अंदर 7 मेथड हो गए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला सीधा, फिर उल्टा, फिर क्या कह रहा है, फिंगर, फिर क्या कह रहा है, मुट्ठी, फिर क्या कह रहा है, अंगूठा, और लास्ट में क्या कह रहा है आपका, नेल। अब देखो सीधा का मतलब, देखो वन बाय वन मैं करके बताता हूं आपको। जैसे क्या कह रहा है, सीधा, ये आप सीधा कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उल्टा, ये क्या कह रहा है, उल्टा। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, फिंगर, फिर क्या कह रहा है, फिंगर, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, मुट्ठी, क्या कह रहा है, मुट्ठी। आप देखो इस तरीके से क्या है, ये मुट्ठी है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, अंगूठा, ये आपका क्या आ गया, आपका अंगूठा। फिर उसके बाद में क्या है, नेल्स, क्या है उसके बाद, नेल्स, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, नेल्स के बाद में कलाई, क्या है, कलाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, सफमेन के, यहाँ क्या आएगा, सफमेन के, है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका कलाई आ जाएगा। तो मतलब स्टेप आपको पता है। अब इस स्टेप को क्या करोगे आप, लेवलिंग डायग्राम बनाओगे, बस सिंपल सी बात है। तो यही तो मौका चाहिए अपने को। इसी तरीके तो स्ट्रेटेजी आपको रखनी है कि भाई ये जैसे ही आए आप क्या करोगे, लेवलिंग डायग्राम बनाओगे, है ना, स्क्वायर बनाओगे, राउंड बनाओगे, सीढ़ियां बनाओगे, वैसे जैसे जैसे आपको लगता है वैसा बनाओ, वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है वहां पे अपने नंबर जो है क्या अच्छे से मिल सकते हैं। चलो इसके अलावा हैंड वॉशिंग के अंदर कितने स्टेप है, यहाँ पे 7 स्टेप है, ठीक है। अच्छा अपन बात करते हैं कि भाई व्यक्ति को कितना समय लगता है। तो मैक्सिमम कितना लगना चाहिए, 1 मिनट, है ना। 1 मिनट के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हैंड वॉशिंग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मिनट के अंदर, तो 40 से 60 सेकंड के अंदर अपने को क्या करना है, हैंड वॉशिंग वगैरह करना है, ठीक है। यूज किसका करते हैं अपन, नॉर्मली अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, डेटॉल या सेवलॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि भाई हैंड वॉशिंग के अंदर जो भी हैंड वॉशिंग जो भी इन्फेक्शन है वो क्या है, होने से बचता है। इसके अलावा हैंड वॉशिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन का मतलब ये है ना, फ्रिक्शन का मतलब जैसे ये फ्रिक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही बैक्टीरिया क्या होंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे। देखो कई बार ऐसा होता है भी व्यक्ति ऐसे ऐसे करे बस, नॉर्मली ऐसा नहीं होना, फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना। आप इसको रबिंग करोगे अच्छे से और अच्छे से क्लीन करोगे, तो आपको पता हो गया ना कि भाई ये क्या कहना चाहता है, स्टेप्स कहना चाहता है, क्या क्या स्टेप्स है। फिर क्या कह रहा, रोल ऑफ नर्स इन द पर्सनल हाइजीन। बहुत सिंपल है भाई, पर्सनल हाइजीन नर्स को क्या पता होगा भाई, नर्स को ये होना चाहिए कि भाई पेशेंट को एजुकेट करे, पर्सनल हाइजीन क्यों हमारे लिए जरूरी है, और आप पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे, पर्सनल हाइजीन के अंदर आप इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हो, कौन 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 से आप एंटी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैसे आपको पेरिनल हाइजीन को क्या करना है यहाँ पे मेंटेन करना होता है, हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बॉडी में इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्फेक्शन अगर को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये मेन क्या होता है, नर्स का रोल रहता है कि जो हाइजीन को क्या करें यहाँ पे मेंटेन करें। बिकॉज अब देखो यहाँ पे हाइजीन जितनी ज्यादा मेंटेन होगी, है ना, हाइजीन जितनी ज्यादा मेंटेन होगी, पेशेंट की हेल्थ उतनी क्या रहेगी, हमेशा अच्छी रहेगी, ठीक है। चलो तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई भी इफ अगर आपको डाउट लगता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टू बी द कंटिन्यू वाचिंग द नेक्स्ट क्लास, आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, कौन सा, 2022 का, ठीक है, किसका, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल to watching the Curious Nursing Academy, and follow and subscribe
to fast and to everyone. Okay, thank you very much.